नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह आपके समक्ष फिर से उपस्थित हुआ हूँ। आज हम अपने कोर्स पोषण एवं आहार इसके अंतर्गत हम मॉड्यूल 2 में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का अध्ययन इसमें हम आज डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट सरल और जटिल तथा उनके स्वास्थ्य पर उनके प्रभाव। पहले अध्याय में हमने देखा था कि किस तरह से कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन किया गया था, उनका वर्गीकरण किस तरह से किया गया था। इस व्याख्यान में हम यह चर्चा करेंगे कि उन कार्बोहाइड्रेट्स में फिर किस तरह से उनके हमारे स्वास्थ्य पे लाभकारी प्रभाव पड़ते हैं। तो पहले हम थोड़ा-सा इनको फिर से पीछे जाते हैं और ये देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन जो वर्गीकरण किया गया है, वह किस तरह से है। जैसे कि ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट्स और नॉन ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट्स के आधार पे इनका वर्गीकरण किया गया है। ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनके खाने के बाद हमारे रक्त प्रवाह में ग्लूकोज की मात्रा या शुगर, जिसको शर्करा भी कहते हैं, उसकी मात्रा बहुत जल्दी बढ़ जाती है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं। और नॉन ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनको अपने आहार में लेने के बाद जो हमारे रक्त में शुगर या शर्करा होता है, वो धीरे धीरे बढ़ता है। तो इसमें जैसे ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट्स में हम देखेंगे कि किस तरह से उसमें क्या क्या आते हैं। तो उसमें आते हैं हमारे फ्री शुगर्स, मतलब जितने भी उसमें पाए जाने वाले शक्कर हैं वो सब, माल्टोडेक्स्ट्रिन और स्टार्च। इनमें जैसे फ्री शुगर्स में हम कहते हैं फ्रक्टोज हो गए, या इस तरह के ग्लूकोज हो गए, सुक्रोज हो गए, इस तरह के जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं ये सब फ्री शुगर ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट्स के अंतर्गत आते हैं। और ये सब जो होते हैं हमारे लीवर के द्वारा इनका चयापचय होता है, तथा ये फिर आगे हमारे जा कर के हमारे शरीर में हमारे ऊर्जा देते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। हमारे दिमाग के लिए, हमारे किसी भी अन्य के किसी भी हमारे अंग के कार्य करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यह ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट के द्वारा मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं आरएजी और एसएजी। आरएजी का मतलब हो गया रैपिडली अवेलेबल, मतलब कि बहुत जल्दी, त्वरित मात्रा में जो ऐसे ग्लूकोज, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो त्वरित रूप से हमारे रक्त में शक्कर का प्रभाव बढ़ा देते हैं। जैसे कि हमारा जो भी हम चीनी खा रहे हैं, या हम इस तरह का कोई भी पदार्थ, जैसे कि हम दूध ले रहे हैं, तो इनसे हमें बहुत जल्दी हमारे शरीर में शर्करा हमारे रक्त में प्रभाव में बहुत जल्दी बढ़ जाता है। तो इन्हें हम रैपिडली अवेलेबल ग्लूकोज भी कहते हैं। और एक होता है एसएजी, मतलब स्लोली अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें जो होते हैं, जो भी ग्लूकोज की मात्रा होती है जो हमारे रक्त प्रवाह में बढ़ती है, वह इनके सेवन के बाद धीरे धीरे बढ़ती है। जैसे कि अगर हम खा रहे हैं, जैसे कि हम ओट्स खा रहे हों या हम रागी खा रहे हों, जब इनका हम अन्न ग्रहण करते हैं तो हमारे इनके खाने से हमारे रक्त में धीरे धीरे ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती है, तथा यह हमारे एक बीमारी जो मधुमेह होती है उसमें यह कंट्रोल करने में बहुत उपयोगी साबित होती है। इसके बाद आता है नॉन ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें कि एनएसपी मतलब नॉन स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड्स। इसमें ज़्यादातर वह तत्व होते हैं जो पेड़ों में उसके बाहरी भागों में पाए जाते हैं, और जैसे कि सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, ये सब। इसके बाद आता है आरएसएससी, मतलब रेजिस्टेंट शॉर्ट चेन कार्बोहाइड्रेट्स। इनके अंतर्गत जितने भी ओलिगोसैकेराइड्स हो गए, इस तरह के जो भी तत्व पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, उनको हम आरएससीसी कहते हैं। रेजिस्टेंट शॉर्ट चेन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और कुछ होते हैं शुगर अल्कोहल्स, जो कि प्राकृतिक रूप से ही इन पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। अगर हम इनको संरचना के अनुसार देखें, तो जो भी पेड़ पौधों में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनमें दो प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। एक जो हमारे कोशिकाओं के अंदर रहता है, और एक कोशिकाओं के बाहर उसकी संरचना प्रदान करता है। तो उसमें होते हैं, जो संरचना प्रदान करते हैं कोशिकाओं के बाहर, उसमें होते हैं लिग्निन, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन एंड बीटा ग्लूकन्स। और ये सब जो होते हैं वह हमारे पाचन तंत्रों के द्वारा उनको हम पाच्य नहीं होते हैं। इसके बाद आते हैं कुछ जो सेल के अंदर या कोशिकाओं के अंदर पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट जो पौधों में पाए जाते हैं, जिसमें कि रेजिस्टेंट स्टार्च हो गए, फ्रक्टन पॉलीसैकेराइड्स हो गए, ओलिगोसैकेराइड्स हो गए, डाइसैकेराइड्स हो गए और स्टार्च हो गए।
ये सब जिसमें कि स्टार्च, डाइसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स, ये सब हमारे पाचन तंत्र के द्वारा पाच्य होते हैं। लेकिन वहीं पर टोन पॉलीसैकेराइड्स और रेजिस्टेंट स्टार्च ये भी हमारे पाचन तंत्रों के द्वारा पाच्य नहीं होते हैं। लेकिन इनको हम नॉन स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं, क्योंकि यह उसकी संरचना, कोशिकाओं की संरचना प्रदान करने में कोई मदद नहीं करते हैं, लेकिन यह पाच्य भी नहीं होते हैं। इसकी और इनके अलावा हम लिग्निन को, सेलुलोज को और हेमिसेलुलोज को, इनको हम इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर, जो कि अघुलनशील डाइटरी फाइबर भी कहते हैं। इसके अलावा पेक्टिन्स हो गए, गम हो गए, बीटा ग्लूकन्स हो गए, रेजिस्टेंस स्टार्च हो गए और कुछ पार्ट फ्रक्टन पॉलीसैकेराइड्स, इन सब को हम सॉल्युबल डाइटरी फाइबर भी कहते हैं, जो घुलनशील डाइटरी फाइबर होते हैं। इनका हमारे स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इनका सेवन करने से हमारे स्वास्थ्य में बहुत सारे लाभकारी प्रभाव हैं, जो भी हम आगे देखेंगे। और जो अघुलनशील डाइटरी फाइबर्स होते हैं, उनकी जो किण्वन की प्रक्रिया होती है वो बहुत धीरे होती है, और जो सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स होते हैं या जो सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स या जो आसानी से पाच्य होते हैं, उनकी किण्वन की प्रक्रिया भी हमारे शरीर के अंदर बहुत तेजी से होती है। अगर हम उनको वर्गीकृत करें सॉल्युबल फाइबर कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, कि किस तरह के सॉल्युबल फाइबर और अघुलनशील और घुलनशील फाइबर रेशे पाए जाते हैं, तो सॉल्युबल फाइबर जो होते हैं वो पानी में घुलकर एक जेल जैसा पदार्थ बनाते हैं, और यह रक्त में कोलेस्ट्रॉल और शर्करा के स्तर को घटाने में एक प्रमुख घटक साबित होते हैं, और यह हमारे स्वास्थ्य में बहुत ही लाभकारी प्रभाव देते हैं। इनके स्रोत होते हैं ओट्स हो गए, सेब जो हम खाते हैं, जितने तरह के हम खट्टे फल खाते हैं, बारले हो गए, या हम संतरे हो गए, जौ हो गए, या इसबगोल जो हम लोग खाते हैं, इन सब में घुलनशील रेशों की मात्रा अधिक होती है, और यह घुलकर एक जेल जैसा पदार्थ बनाकर अपने लाभकारी प्रभाव को हमारे शरीर के अंदर प्रदान करता है। दूसरे वर्ग में आते हैं इनसॉल्युबल फाइबर, अघुलनशील रेशा। यह पानी में नहीं घुलता। यह भोजन में, पाचन तंत्र में हमारे भोजन को आगे बढ़ाने में मदद करता है, और कब्ज जैसी बीमारियों के बचाव में बहुत ही लाभकारी साबित होता है। इसके स्रोत होते हैं जितने भी हम गेहूं के आटे जो खाते हैं, या गेहूं का चोकर जो हम खाते हैं, कोई भी किसी तरह का हम जो भी नट्स ले रहे हों, फिर मूंगफली, फूल गोभी हो गई या हरी फलियां हो गई, इन सब से हमें इनसॉल्युबल फाइबर की मात्रा अधिक मिलती है। अगर हम उसकी घुलनशीलता और किण्वन प्रक्रिया पर जाएं, तो उसमें कुछ उनका वर्गीकरण इस तरह से होता है कि जैसे कि जिनकी विस्कोसिटी कम रहती है, लेकिन वह बहुत अधिक किण्वन प्रक्रिया उसमें बहुत अधिक होती है, जैसे कि इनुलिन हो गया, फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड्स हो गए, रेजिस्टेंस स्टार्च हो गया, गैलेक्टो ओलिगोसैकेराइड्स हो गए, जिसमें फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड्स, इनुलिन और गैलेक्टो ओलिगोसैकेराइड्स, ये सब एक प्रीबायोटिक की तरह काम करता है, और यह हमारे आंतों के स्वास्थ्य के लिए और हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी प्रभाव देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनकी की विस्कोसिटी कम होती है और किण्वन की प्रक्रिया भी कम होती है, जैसे कि सेलुलोज हो गए, सोयाबीन हल हो गया, या हेमिसेलुलोज हो गए। इसके बाद हम देखते हैं कुछ ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनकी की विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा रहती है और जिसकी किण्वन की प्रक्रिया बहुत कम रहती है, जैसे कि फाइसीलियम या मिथाइल सेलुलोज। कुछ ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनकी विस्कोसिटी भी ज़्यादा होती है और किण्वन की प्रक्रिया भी अधिक होती है, जैसे कि ग्वारगम और पेक्टिन्स। अगर हम सेल की संरचना, एक पौधे की सेल की संरचना को देखें, तो हम ये देखते हैं कि जो कोशिकाओं के बाहर जो उनका सेल वॉल होता है, उसमें हमें पेक्टिन, बीटा ग्लूकोन, गैलेक्टोमैनन, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, लिग्निन, इस तरह के हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि ये हमारा बीटा ग्लूकन्स हो गया, ये हमारा पेक्टिन्स हो गए, और ये हमारा गैलेक्टोमैनन्स हो गए। ये हमारे जो भी कोशिकाओं के बाहर पाए जाने वाला सेल वॉल की संरचना में होते हैं। और वहीं कोशिकाओं के अंदर मेन रूप से हमें स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, जिसमें कि कुछ जो होते हैं, जो कच्चे स्टार्च होते हैं, वह घुलनशील नहीं होते हैं और उनमें जेलनाइजेशन की प्रक्रिया बहुत कम रहती है, और इन्हें हम रेजिस्टेंस स्टार्च भी कहते हैं, जिसका कि हमारे पाचन
स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा प्रभाव देती हैं। जब उन्हीं को हम पका लेते हैं तो उसे हम कुक्ड स्टार्च कहते हैं। खाने के पहले हम उसे पकाते हैं। जैसे कि आलू को हम खाने के पहले पकाते हैं तो जिसमें जितना उसमें स्टार्च होता है वह पक जाता है, और जब वो पक जाता है तो वह जिल्टाइज़ हो जाता है। जिल्टनाइज़ होने के चलते वह हमारे पाचन तंत्रों के द्वारा आसानी से पाच्य हो जाता है। अगर हम डाइटरी फाइबर का वर्गीकरण करें तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स और नॉन कार्बोहाइड्रेट्स दोनों तरह के चीज़ें तत्व मिलते हैं। नॉन कार्बोहाइड्रेट पार्ट में उसमें लिग्निन आता है, और कार्बोहाइड्रेट में कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं डाइटरी फाइबर के अंदर जिसमें जो कि हमारे पाचन तंत्र के द्वारा पाच्य नहीं होते हैं, जैसे कि फ्रक्टोन्स हो गए, इनुलिन हो गए, एफओएस हो गया, गैलेक्टन्स हो गए, पेक्टिन्स हो गए। और कुछ ऐसे पॉलीसेकेराइड्स भी पाए जाते हैं जैसे कि पेक्टिन्स, गम म्यूसिलेज, सेलुलोज, काइटिन, बीटा ग्लूकन्स, और कुछ उसमें रेजिस्टेंस स्टार्च जो कि हाइड्रोलिसिस उनके होने पे वो रेजिस्टेंस डेक्सट्रिन भी बनाते हैं। तो जो डाइटरी फाइबर उनकी जो और जो भी कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं उनमें कितने उनमें रेसे पाए जाते हैं, कितने उनमें सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट या सॉल्युबल शुगर्स या सॉल्युबल जितने भी उनमें शुगर्स होते हैं, उसके आधार पे भी उनकी एक क्वालिटी इंडेक्स बनाई गई है जिसको कि हम कार्बोहाइड्रेट क्वालिटी इंडेक्स भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्वालिटी इंडेक्स उसमें अनुपात होता है, उसमें कितने कार्बोहाइड्रेट पाए जा रहे हैं उसका अनुपात, उसमें कितने रेसे पाए जाते हैं। तो इनके अनुपात को हम जब निकालते हैं तो उससे हमें कार्बोहाइड्रेट क्वालिटी इंडेक्स निकलता है। तो जिन पोषक तत्वों में हाई कार्बोहाइड्रेट क्वालिटी इंडेक्स होता है वह हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी होते हैं, और इनमें शरीर के लिए जिनमें कार्बोहाइड्रेट और क्वालिटी इंडेक्स ज़्यादा रहेगा वो हमारे शरीर के लिए लाभकारी होंगे, और जिनमें लो रहेगा वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। जैसे कि जितने भी फ्री शुगर्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इस तरह के जितने भी अगर फ्री शुगर्स अगर कहीं हम ज़्यादा सेवन करते हैं तो उससे हमें मधुमेह जैसी बीमारियां पकड़ लेती हैं, क्योंकि उनमें जो कार्बोहाइड्रेट क्वालिटी इंडेक्स होती है वो बहुत कम रहती है, क्योंकि उनमें जो टोटल कार्बोहाइड्रेट और जो उनमें पाए जाने वाले रेशों की जो अनुपात है वह बहुत अधिक होती है। वहीं कार्बोहाइड्रेट क्वालिटी इंडेक्स वैसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें कि कार्बोहाइड्रेट और उनमें पाए जाने वाले रेशों की अनुपात कम होती है, 10.1 से कम होती है। तो जितने वो अच्छे रहेंगे, अच्छे क्वालिटी वाले कार्बोहाइड्रेट इंडेक्स वाले रहेंगे, उनकी हमें उसमें उतना अच्छा उसके लाभकारी प्रभाव मिलते हैं। जो भी कार्बोहाइड्रेट क्वालिटी इंडेक्स जिनमें कि फाइबर ज़्यादा रहता है तो उनसे हमें क्या होता है कि हमारे आंतों का स्वास्थ्य बढ़ता है। उनमें जो ऊर्जा का घनत्व होता है वो कम हो जाता है। ऊर्जा का घनत्व कम होने से उनका अधिक सेवन करने पे भी हमारा शरीर का वजन नहीं बढ़ता, वह घटता है। जितने भी हमारे प्लाज्मा में लिपिड पाए जाते हैं वह कम होता है। हमारी जो आंतों में या जो फाइबर जाता है वह छोटे छोटे फैटी एसिड्स, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनाते हैं जो कि हमारे आंतों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं। इसके अलावा इनमें जो होते हैं वो हमारे शरीर में ऊर्जा के पॉजिटिव बैलेंस को बढ़ाता है, जिसके चल जो मोटापा होता है वह कम होता है। इसके अलावा जो हमारा हृदय जैसे कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, वह भी बहुत हद तक हमारे आहार के द्वारा नियंत्रित होता है। तो जब भी हम अच्छे हाई क्वालिटी कार्बोहाइड्रेट क्वालिटी इंडेक्स के आहार अगर हम अपने भोजन में लेते हैं तो उससे भी सिस्टोलिक और डिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हमारा कम होता है। कुछ ऐसे भी आहार होते हैं जिनमें कि जैसे कि बासमती राइस, बासमती चावल हो गए, या सब्जियां हो गई, या पास्ता हो गया, या ओट्स हो गए, या नारंगी हो गए, इन सब में ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनका कम रहता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब हो गया कि इनके सेवन के बाद जो हमारे रक्त में जो शर्करा का जो प्रभाव हो रहा है वह धीरे धीरे होता है, और इसमें ग्लूकोज का लेवल धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे कि हम देखते हैं जब इन सब चीज़ों का सेवन हम करते हैं तो 1 घंटे में जो ब्लड का ग्लूकोज है वह बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, और वह फिर 2 घंटे बाद वह कम हो जाता है। वहीं कुछ ऐसे भी भोजन होते हैं जैसे कि चिप्स हो गए, केक्स हो गए, आइसक्रीम्स हो गए, या आलू हो गया, या प्रोसेस्ड फूड जो कि हम खाते हैं जैसे कि पिज़्ज़ा हो गए, पास्ता हो गया, या हम कोई केक खा रहे हों। ये सब ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जिनमें कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई रहता है, और इनके सेवन के बाद जो हमारे रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बहुत जल्दी बढ़ जाती है। तो इनका अधिक सेवन और लंबे समय तक अधिक सेवन करने से ऐसे पदार्थों का हमें मधुमेह जैसी बीमारी पकड़ने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं।
कुछ ऐसे भी खाद्य पदार्थ होते हैं जिसमें कि डाइटरी फाइबर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिसमें कि इनसॉल्युबल फाइबर्स या रेसे पाए जाने वाले कुछ ऐसे हैं जैसे कि ग्रीन बीन्स, जो हम बीन्स खाते हैं या जो हम गेहूं खाते हैं, इन सब में सेलुलोज की मात्रा ज़्यादा रहती है, इसीलिए इन सब में इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर ज़्यादा रहता है। उसके अलावा जो हम ब्राउन राइस या जिसको भूरा चावल भी कहते हैं, या चोकर, या हम लेग्यूम मतलब कोई भी राई खा रहे हों, फ्लैक्स सीड खा रहे हों, ऑयल सीड्स खा रहे हों, सीरियल्स खा रहे हों, या किसी तरह के हम स्ट्रॉबेरीज खा रहे हों, ऑरेंजेस खा रहे हों, इन सब से हमें इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर ज़्यादा मिलता है। वहीं अगर हम प्याज खा रहे हों, केला खा रहे हों, या हम फ्लैक्स सीड्स खा रहे हों, चिया सीड्स खा रहे हों, तो इन सब से हमें सॉल्युबल फाइबर ज़्यादा मिलता है। और जितना ज़्यादा हम अपने भोजन में फाइबर की मात्रा और उनकी बहुसंख्या को बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे आंतों में पाए जाने वाले अच्छे बैक्टीरिया, अच्छे कीटाणुओं की संख्या और उनकी डाइवर्सिटी दोनों बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम अपने खाद्य में, भोजन में अधिक मात्रा में फाइबर और अधिक और विभिन्न प्रकार के फाइबर को हम जब अपने आहार में लेते हैं, तो हमारी आंतों में जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उनकी अलग अलग प्रकार की संख्या भी अधिक बढ़ती है और इनका हमारे स्वास्थ्य पे बहुत लाभकारी प्रभाव पड़ते हैं। यह हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियों को हमें बचाता है और हमें बहुत सारी प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। जैसे कि इनुलिन हो गया, फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड्स हो गए, गैलेक्टो ओलिगोसैकेराइड्स हो गए, इनको हम प्रीबायोटिक भी कहते हैं। प्रीबायोटिक ऐसे खाद्य पदार्थ होते हैं जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया, जो अच्छे बैक्टीरिया हमारे शरीर में पाए जाते हैं, उनकी संख्या को यह बहुत तेजी से बढ़ाता है। जैसे कि लैक्टोबैसिलस या बाइफिडोबैक्टीरियम, इनकी संख्या को बढ़ाता है और जैसे ही इनकी संख्या बढ़ती है, यह हमारे शरीर में लाभकारी प्रभाव देने लगते हैं। इसके अलावा और इन सब का जितने भी डाइटरी रेसे होते हैं, इनके हमें सेवन करने से हमारे जो आंतों की जो मूवमेंट होती है वो सही तरीके से चलती है। हमारे जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल रहता है वो सही स्तर पर मेंटेन रहता है। इसके अलावा हम बहुत सारी दिल की बीमारियों से बच सकते हैं, मधुमेह जैसी बीमारियों से हम बच सकते हैं। जो हमारा प्रतिरोधक, शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वह बढ़ती है। इसके अलावा हम किसी तरह के कॉन्स्टिपेशन या कब्ज से भी हमें यह बहुत ज़्यादा राहत देता है। तो जो भी हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं वह ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स के द्वारा या इम्प्रूव अपनी जो पाचन क्षमता को जैसे वो बढ़ाते हों, या उसमें पाए जाने वाले किसी तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स या एंटी इन्फ्लामेटरी तत्वों के द्वारा वो हमारे शरीर में अच्छे प्रभाव या बुरे प्रभाव छोड़ते हैं और कई तरह के मेटाबॉलिक बीमारियों से या हृदय की बीमारियों से हमें निषाद दिलवाते हैं। अगर हम कुछ देखें, जैसे कि जो भी कुछ ऐसे भी खाद्य पदार्थ होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स जिनकी की पाचन क्षमता हमारे शरीर में कम रहती है, जैसे कि डाइटरी फाइबर, रेजिस्टेंस स्टार्च या फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड्स। तो ये सब जब हमारे पेट में पहुंचता है तो वहाँ पर ये पाच्य तो नहीं होता है, लेकिन जो हमारे मस्तिष्क में जो हमारी भूख को नियंत्रण करने वाली जो प्रणाली होती है वह उसको यह संकेत देता है कि अब हमारा पेट भर चुका है, जिससे हम कम खाते हैं और जिसके चलते हमारे मोटापा या डायबिटीज़ या हमारे जो कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ जाता है या हमारी जो हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां, यह उनको कम करता है या उनको रोकने में मदद करता है। और जैसे ही यह हमारे छोटी आंतों से होते हुए जैसे ही यह बड़ी आंतों में जाता है, ये सब डाइटरी फाइबर या रेजिस्टेंस स्टार्च या फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड, इस तरह के जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं जिसकी की पाचन क्षमता हमारे शरीर में कम रहती है, जिसको कि हम लो डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं, जैसे ही हमारी बड़ी आंतों में जाते हैं वहां पर पाए जाने वाले जितने भी अच्छे कीटाणु होते हैं जैसे कि लैक्टोबैसिलस या बाइफिडोबैक्टीरियम, यह उनको धीरे धीरे किण्वन प्रक्रिया के द्वारा धीरे धीरे उनको छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ता है और बहुत सारी शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स को रिलीज करता है, निकालता है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि प्रीबायोटिक के इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं और इन सब से हमारे जो लीवर होती है उसका स्वास्थ्य बहुत जल्दी बढ़ता है। जो हमारे शरीर में अच्छे कीटाणु या जीवाणु होते हैं उनकी संख्या बढ़ती है और कई तरह की
जो आंतों में पाई जाने वाली बीमारियां होती हैं या आंतों में होने वाला कैंसर होता है, वह सब भी कम हो जाता है। इसके अलावा कब्ज की परेशानियां भी कम हो जाती हैं। इसके अलावा एक और बीमारी है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा सामान्य हो चुका है। इन सब बीमारियों से भी ये सब के सेवन से हमें बहुत सारे लाभकारी प्रभाव मिलते हैं। अगर हम इनका एक विस्तार रूप से देखें कि यह किस तरह से काम करता है, तो जब भी हम किसी रेशे को अपने भोजन में लेते हैं, तो यह हमारी पहले छोटी आंतों में हमारे पेट में जाता है, वहाँ इसकी कोई भी पाचन क्रिया नहीं होती है। फिर यह हमारी छोटी आंतों में जाता है, यहाँ भी यह बहुत ज़्यादा पाच्य नहीं होता है और यहाँ पर वह थोड़ा बहुत जो भी वहाँ पानी होता है उसके साथ मिल करके उसकी विस्कोसिटी को वो बढ़ा लेता है, जिसके चलते वहाँ पर ग्लूकोज की मात्रा को वह कम करता है और लिपिड जो वहाँ पाए जाने वाला लिपिड है उसकी मात्रा को भी कम करता है और वो फिर हमारे बड़ी आंतों में चला जाता है। बड़ी आंतों में जाने के बाद वहाँ पर जितने भी पाए जाने वाले कीटाणु होते हैं, वो कीटाणु इनको धीरे धीरे किण्वन प्रक्रिया के द्वारा तोड़ना चालू करते हैं और यह वहाँ पर शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनाते हैं, एसीटेट्स जैसे कि एसीटेट, प्रोपोनेट या ब्यूटायरेट, और यह हमारे लीवर के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। इसके साथ साथ यह हमारी प्रतिरोधक क्षमता को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। उसमें टी सेल, डेंड्राइटिक सेल्स, इन सब के जरिए हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बहुत तेजी से बढ़ाता है। यह ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया को भी कम करता है, जिसके चलते जो हमारे रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है वो धीरे धीरे बढ़ती है। इसके अलावा यह वहाँ के पीएच को भी कम करता है, जिसके चलते बहुत सारे जो विषाणु जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते हैं, उनके ग्रोथ को वो रोक देता है। इसके अलावा जो आंतों में पाया जाने वाला टाइट जंक्शंस होता है, उसको भी यह बहुत सपोर्ट करता है और वहाँ पर पाए जाने वाले और उनकी जो विलाई होती है उसके भी संरचना को यह बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। और इन सब के सेवन से जितने भी आंतों में होने वाली बहुत सारी बीमारियां कम हो जाती हैं, कैंसर का खतरा कम हो जाता है, इसके अलावा डायबिटीज़ कम हो जाता है और मोटापा भी, इस तरह की बीमारियां भी बहुत कम हो जाती हैं। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट्स जो पॉलीसैकेराइड्स में पाए जाते हैं, उनमें बहुत सारी कुछ ऐसी रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि बहुत सारे हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी प्रभाव छोड़ते हैं। जैसे कि उनमें एंटीकोगुलेंट एक्टिविटी होती है जो कि हमारे थ्रोम्बिन की इनिबिशंस को बढ़ाता है। इसके अलावा वो हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, हमारे एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी को बढ़ाता है, इसके अलावा एंटी इन्फ्लामेटरी चीज़ों को भी बढ़ाता है। इनके अलावा इसमें बहुत सारे जीवाणुओं को नष्ट करने की क्षमता भी अधिक रहती है, जैसे कि ई कोलाई हो गए या सैल्मोनेला हो गया। इस तरह के जो विषाणु जो हमारे स्वास्थ्य में बहुत सारी भयंकर खतरनाक बीमारियां देती हैं हमें, उन सब के भी ग्रोथ को यह रोकता है। इसके अलावा यह हमारे लीवर, मसल्स और हमारे रक्त में पाए जाने वाले अच्छी चीज़ों को भी बढ़ाता है। अगर हम फिर और देखें कुछ कार्बोहाइड्रेट जैसे कि पेक्टिन्स, तो यह भी हमारे शरीर में बहुत सारे लाभकारी प्रभाव छोड़ते हैं। यह दो तरीके से काम करता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में यह हमारी बड़ी आंतों में जाता है और वहाँ पर शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स के थ्रू वो निकालता है, जैसे कि एसीटेट, प्रोपोनेट, ब्यूटायरेट, और उनके थ्रू वह हमारे प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और अगर हम उनकी देखें कि वो डायरेक्टली कैसे काम करता है, तो वह बहुत सारे प्रतिरोधक क्षमता जैसे कि डेंड्राइटिक सेल, मैक्रोफेजेस, टीएलआर पाथवे और इनके थ्रू हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसके अलावा एक्टिवेशन ऑफ टी सेल, बी सेल, जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता में बहुत ज़्यादा उपयोगी होती हैं, उनकी संख्या को यह बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। अगर हम आईसीएमआर और डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस की बात करें, तो उनके अनुसार जो एक पुरुष, वयस्क पुरुष होता है, उन्होंने हमें वयस्क पुरुष में बताया है कि हमें पुरुष को एक दिन में कम से कम 30 से 40 ग्राम डाइटरी फाइबर हमें अपने भोजन में हर एक दिन जरूर हमें इंक्लूड करना चाहिए और महिलाओं के लिए यह मात्रा 20 से 25 ग्राम बताई गई है। धन्यवाद।